शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन और इट्स कंसेप्ट से दूसरा पार्ट 2 पढ़ेंगे और इस पार्ट 2 में हम लोग वेस्पर थ्योरी, जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो पहले वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे उसमें जो हम लोगों ने पूरा ज्योमेट्रिकल शेप देखा था, तो वो तब अप्लाई होता है जब किसी सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लेकिन अगर किसी सेंट्रल एटम पर लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, जितने भी लोन पेयर होते हैं, तो उस केस में हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ते हैं, जो कि पार्ट 2 में है। तो चलिए उसी को आज प्रारंभ करेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो देखिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या है। दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय सिडविक एंड पावेल इन 1940। 1940 में सिडविक और पावेल ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। बाद में इसको फर्दर डेवलप किया नीलोम और गिलेप्सी ने 1957 में। अब इसके कुछ मेन पोस्टुलेट को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। तो जो सेंट्रल एटम होता है उसके चारों तरफ ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें जो सेंट्रल एटम होता है उस पर कितने लोन पेयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर होता है सेंट्रल एटम पर, उसके आधार पर किसी मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड किया जाता है। दूसरा पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन वैलेंस शेल अराउंड द सेंट्रल एटम और मॉलिक्यूल रिपेल ईच अदर एंड टेंड टू ओरिएंट इन स्पेस एज टू मिनिमाइज द रिपल्सन एंड मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब कभी भी किसी भी सेंट्रल एटम पर लोन पेयर होता है, तो जब उसमें रिपल्सन होता है तो मॉलिक्यूल अपने शेप को इस प्रकार ओरिएंट करते हैं कि उनके बीच में जो रिपल्सन है वो कम हो जाए और डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाए। तीसरा पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फॉलोइंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर के बीच में होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और सबसे कम जो रिपल्सन है बॉन्ड पेयर। तो मैग्नीट्यूड चूँकि बॉन्ड पेयर का सबसे कम होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द केस जब बॉन्ड पेयर होता है तो जो हमने फर्स्ट पार्ट में जो है सिमेट्री पढ़ा था, ज्योमेट्री और शेप पढ़ा था, वो वही होता है। लेकिन अगर किसी सेंट्रल मॉलिक्यूल पे लोन पेयर होगा तो वहाँ लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हम वेस्पर थ्योरी को अडॉप्ट करते हैं। चौथा पॉइंट जो है दिस शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द नंबर एंड टाइप्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे जितने लोन पेयर होंगे, जैसे अमोनिया है तो एक लोन पेयर है, वाटर है तो दो लोन पेयर है, तो इनका अलग अलग अपना शेप होता है। सेंट्रल एटम पे कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर है। पांचवा है हमारा कि बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो कम हो जाता है लोन पेयर के उपस्थिति के कारण, विच काज मोर रिपल्सन रिजल्ट्स द बॉन्ड पेयर कम्स मोर क्लोजर। तो उनके बीच में रिपल्सन होता है जिससे बॉन्ड काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। तो ये कुछ एजम्पशन है जो कि वेस्पर थ्योरी में आपको जानना है। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, इस पूरे जो वेस्पर थ्योरी के बाद जो स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है वो वही स्ट्रक्चर में चेंज हुआ जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। तो पहले हम लोग इसको कैसे लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर के आधार पर हमें किसी मॉलिक्यूल की सही ज्योमेट्री बताएंगे। संकरण वही रहेगा लेकिन सबके अलग अलग केस हैं। तो जैसे हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अगर sp2 मतलब 3, तो 3 में हम एक केस देखेंगे कि अगर इसमें एक बॉन्ड पेयर हो जाए, दो बॉन्ड पेयर हो जाए, एक लोन पेयर, और अगर 4 रहेगा तो एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। दूसरा संभावना है कि 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। तो इसी केस में अलग अलग को देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम कैसे किसी सेंट्रल एटम का लोन पेयर पे निकाला जाता है उसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूले पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो फिर इस पे आते हैं। तो उसका फार्मूला जो है उसको निकालने का है वो है टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो टोटल यहाँ देखिए ये अलग है, टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में अगर हम 8 से भाग देते हैं तो भाग देने पर पूरा काटना नहीं है। अगर जैसे 26 है तो 8 से भाग देंगे तो 8 तिरिक 24, 2 बचता है। तो ये जो x है वही रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर मान लीजिए 2 बचा, तो रिमाइंडर को जब हम 2 से भाग देंगे तो जो ये भागफल आता है जो y आएगा, यही हमें सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर हैं वो हमें बताता है। तो ये एक फार्मूला है निकालने का। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लेते हैं। तो I3 माइनस है
तो आयोडीन 3 है तो 3 सतह 21 हमने टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कहा है। इसमें मोनोवैलेंट ऐसा कुछ नहीं जोड़ा जाएगा और निगेटिव चार्ज को जोड़ा जाता है। 8 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21 1 22, 22 में 8 का भाग देंगे तो 8 8 दूनी 16, तो 16 बाद जो ये बचेगा वो 6 बचेगा, क्योंकि हमें पूरा नहीं काटना है। जो 6 बचा फिर 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 का मतलब है इसमें I3 माइनस पर 3 लोन पेयर है। तो ये फार्मूला है किसी भी सेंट्रल एटम पर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला है। तो अब इसके माध्यम से जब हम ये निकाल लेंगे तो हमें ये आइडिया डेवलप हो जाएगा। तो sp2 जो होता है, अगर उसमें 3 है तो इसमें एक लोन पेयर रहेगा और 2 बॉन्ड पेयर रहेगा। तो इसका जो शेप होता है वो होता, देखिए, एंगुलर और वी शेप होता है। इसके कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे SnCl2 है, PbCl2 है, SO2 है, NO2 माइनस है। तो ये sp2 के केवल एक केस रहेगा। sp3 में देखिए 2 केस होता है। एक 4 में तो एक हम लोन पेयर लेंगे और 3 बॉन्ड पेयर। तो ये जो शेप होता है वो होता है पिरामिडल। ये होता है पिरामिडल शेप। कब? जब एक लोन पेयर रहे और 3 बॉन्ड पेयर रहे। तो पिरामिडल कैसे रहेगा इसको आप देख सकते हो। जैसे इसका उदाहरण हम अमोनिया को ले लेते हैं और ये लोन पेयर इस प्रकार है, क्योंकि हर रोज मिलेगी टाटा टियागो। तो ये पिरामिडल शेप हो जाता है। तो अब दूसरा इसी sp3 में दूसरा केस रहेगा कि अगर 4 में 2 लोन पेयर हो जाए और 2 बॉन्ड पेयर हो जाए तो वी शेप और बेंट शेप होता है। तो या तो वी शेप रहेगा या उसे बेंट शेप बोलते हैं। जैसे H2O है तो H2O में आप देख सकते हो यहाँ 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो इसका जो शेप होता है वो वी शेप होता है। अब हम लोग तीसरे पे चलेंगे जो कि sp3d है। तो इसमें जो 5 है, 5 में हम देखिए 3 केस बनाएंगे। अगर इसमें एक लोन पेयर रहे, 4 बॉन्ड पेयर रहे, 5 में अगर हम एक लोन पेयर रख दें, 4 बॉन्ड पेयर रख दें, तो इसका जो शेप होता है वो सीसा शेप होता है। सीसा का एग्जाम्पल जो है SF4 है। तो ये ऐसे होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ लोन पेयर रहेगा SF4, ये शीशा शेप ऐसे होता है, जैसे ये F और ये लोन पेयर। तो ये जो शेप है इसको सीसा शेप बोलते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये 5 मतलब sp3d के केस में है। दूसरा, अगर 2 लोन पेयर हो जाए और 3 बॉन्ड पेयर हो जाए तो हमारा जो शेप होता है वो टी शेप होता है, कैपिटल टी शेप होता है। तो कैपिटल टी में वही जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है उसी में रहेगा। जैसे एग्जांपल हम, ये है हमारे लिए एग्जांपल ICl3। तो ICl3 में I यहाँ रहेगा, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इक्वेटोरियल पर रहेंगे। तो ये देखिए एक टी शेप जैसा बना है। तो इसीलिए अगर 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर रहेगा तो ये टी शेप रहेगा। आप यहाँ देख सकते हो ये टी शेप रहेगा और एंगल 180-90 रहेगा। तीसरा केस रहता है कि अगर उसमें sp3d में हमारा, ये देखिए, अगर sp3d में हमारा 5 में 3 लोन पेयर हो जाए और 2 बॉन्ड पेयर हो जाए तो उसके लिए जो शेप होता है वो लीनियर होता है। ये तो लीनियर के लिए देखिए आप ये देख सकते हैं, ये वाला कहाँ गया, ये लीनियर हो गया, ये टी शेप हो गया, ये सीसा शेप हो गया। तो लीनियर में देखिए कैसे होता है, आयोडीन यहाँ पर, आयोडीन यहाँ पर, आयोडीन यहाँ पर। बाकी जो 3 लोन पेयर हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाते हैं। तो आप देखो 180 एंगल है, तो 180 होता है, लीनियर होता है। लेकिन ये sp3d का एक स्पेशल केस होता है। तो हम लोगों ने sp3 में 2 केस पढ़ा, sp3d में 3 केस पढ़ा, एक लीनियर पढ़ा, एक टी शेप पढ़ा और एक सीसा शेप पढ़ा। नेक्स्ट जो होता है वो sp3d2 होता है। sp3d2 में हम लोग 2 केस देखेंगे।
तो जैसे 6 है तो 6 में हम 2 लोन पेयर रख दें, 4 बॉन्ड पेयर, तो उस केस में ये स्क्वायर प्लेनर होता है। कैसे आप देख सकते हैं कैसे, जैसे ये स्क्वायर है, जिनान का टेट्राफ्लोराइड अगर हम ले लें एग्जाम्पल में, तो लोन पेयर एक यहाँ और लोन पेयर यहाँ, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। तो आप देखिए एग्जाम्पल में भी ये जिनान टेट्राफ्लोराइड है। अगला जो होगा 6 में sp3d2 के केस में ही एक लोन पेयर हो जाए और हमारा 5 बॉन्ड पेयर हो जाए, तो उसके लिए आप देख सकते हैं IF5। तो IF5 जब होगा तो ये इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल होता है। ये IF F F F और ये एक लोन पेयर, तो इसी को बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। अगर यहाँ एक और फ्लोरीन होता तो स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलते हैं, लेकिन लोन पेयर है तो ये स्क्वायर पिरामिडल कहलाता है। तो ये 7 वाले में है, मतलब 7 में जब एक लोन पेयर हो जाए और एक लोन पेयर हो जाए, और ये 6 वाले में एक लोन पेयर हो जाए और 5 बॉन्ड पेयर हो जाए। तो ये sp3d2 के ये 2 केस होते हैं। तीसरा जो लास्ट है वो है sp3d3। तो sp3d3 में केवल एक ही केस हो सकता है कि अगर उसमें एक लोन पेयर हो जाए और 6 बॉन्ड पेयर हो जाए, तो उस केस में इसका शेप जो होता है वो पेंटागोनल पिरामिडल होता है। जिनान यहाँ पे आ जाएगा F F F F F, तो ये एक लोन पेयर यहाँ जाएगा और फ्लोरीन यहाँ आएगा, तो इसको पेंटागोनल पिरामिडल बोलते हैं। तो ये जब sp3d3 रहेगा उसका एक ही केस रहेगा जिसमें एक लोन पेयर रहे और 6 और जो शेष 6 है वो बॉन्ड पेयर रहे। तो ये है जो इसी को बोलते हैं पेंटागोनल पिरामिडल। तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, इसको थर्ली हम बता दे रहे हैं। sp2 में एक केस एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, अगर एक लोन पेयर रहेगा तो एंगुलर वी शेप। sp3 में 2 केस रहेगा, एक में अगर एक लोन पेयर है और आपका 3 बॉन्ड पेयर है तो पिरामिडल, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर है तो वी शेप रहेगा, बॉन्ड एंगल घट जाएगा। sp3d में 3 केस है कि अगर 3 लोन पेयर रहे और आपका 2 बॉन्ड पेयर रहे तो लीनियर रहेगा, 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर रहे तो टी शेप, एक लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर रहे तो सीसा शेप। sp3d2 में 2 केस रहेगा, अगर 2 लोन पेयर रहे और 4 बॉन्ड पेयर रहे तो स्क्वायर प्लेनर, और आपका एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर रहे तो स्क्वायर पिरामिडल, और sp3d3 में अगर एक लोन पेयर रहे 6 बॉन्ड पेयर रहे तो पेंटागोनल पिरामिडल। बाकी आप इनको देख सकते हैं, ये सभी का एग्जाम्पल है, ये सभी का शेप है और सभी का एंगल होता है, क्योंकि रिपल्सन से इनके बॉन्ड एंगल घट जाते हैं। और ये इनके नंबर ऑफ लोन पेयर, और लोन पेयर को कैसे निकालते हैं आपने इस फार्मूले के माध्यम से देख लिया है। तो वेस्पर थ्योरी से ही सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।